अभी हम लोग आप लोग का लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करने वाले, क्या करने वाले? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डीए, बराबर। तो जो पहला जो आपका लिमिटेशन है आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अगर आप रीड करोगे तो लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। इसका मतलब क्या होता है? डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर डायमेंशन लेस कब होगा? जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, और जिसका यूनिट नहीं होगा मतलब उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसीलिए वो क्या है? डायमेंशन लेस है। क्या है? तो उनका आप डायमेंशन लेस से फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो इसका एग्जांपल में आप देखेंगे, इसमें टाइम पीरियड आपने निकाला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो जो ये 2 पाई था इसकी जगह पे आपने क्या दे रखा था? k दे रखा था, और इसी को आपने लिखा था कि ये कैसे निकाला जा सकता है? एक्सपेरिमेंट से। अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो उसमें जो ये हाफ था ये क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था। इसको आप डायमेंशन से नहीं निकाले हो। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो ऐसे नंबर जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब यूनिट नहीं है, तो उसका आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि आपको इसी में आगे मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट वन वाला क्या दिया हुआ है, पढ़िए ध्यान से। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एज दिस क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस। अब लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कि आपको कहने का अर्थ है कि जो भी साइन वाले जो भी हैं, क्या साइन वाले फॉर्मूला, जैसे आप लोग एक जो है 12th में जाके एक डिस्प्लेसमेंट को ऐसे चेंज, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ोगे ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस वाले पार्ट का ना, इस वाले पार्ट का, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पार्ट का कुछ भी आप लोग का डायमेंशन नहीं निकाला जा सकता है, ना ही यूनिट निकाला जा सकता। मतलब डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। मतलब इस टाइप के फंक्शन आपके e रेज़ टू x हो गया या log x वाला हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं, लॉगरिथमिक इसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इसको बोलते हैं। ये तीनों टाइप में से आप लोग जो है डायमेंशन निकाल नहीं पाओगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे। This method is not useful if constant of proportionality is not a dimensionless quantity। ये थोड़ा सा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है, थोड़ा वापस से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? यह जो मेथड है ये नॉट यूजफुल है। कब? अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? आपको याद है अभी जिस हमने बताया कि कांस्टेंट जो है इसका डायमेंशन नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन एक और बात इसमें समझने वाली है, क्या कि जो आप लोग का ये तीसरा बताने का मकसद क्या है कि जो मेरे को बताइए, आप लोग को याद है जो ग्रेविटेशन में आप लोग लिखते थे F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, याद है? हाँ, 10th में आपने पढ़ाई होगा, हाल ही में पढ़ के छोड़े हो। ये जो g है ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आगे इसके शब्द में क्या लिखा है? कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यही तीसरा नियम बताता है कि अगर ये जो कांस्टेंट है g का वैल्यू देखिए क्या है? f d स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब ये ऐसा कांस्टेंट नंबर है जो कि प्रोपोर्शनल किसको है? डायमेंशन वाले को। किसको? तो इसीलिए इसका डायमेंशन जो है पाया जाता है। इसका डायमेंशन कैसे पाया जाएगा? क्योंकि इसका यूनिट है। यूनिट क्या है इसका? g का यूनिट क्या बोलोगे आप लोग? यूनिट क्या बोलोगे? न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और पर केजी स्क्वायर हो गया। m1 m2 है ना, मास पास है तो केजी स्क्वायर हो गया। ये समझा? क्लियर है? तो इसका डायमेंशन भी होगा। अरे बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये क्लियर है बात? ये समझ में आ रही है? अगर इसका यूनिट है तो इसका डायमेंशन भी होगा। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? आपको न्यूटन का पता रहना चाहिए। मीटर स्क्वायर का न्यूटन में क्या होता है बताइए एक एक करके। L1 न्यूटन क्या होगा? माँ होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो L1 M1 और T माइनस 2, ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? L2, बाकी कुछ तो रहेगा नहीं ना। अपॉन में क्या है? केजी स्क्वायर मतलब सिर्फ M2 रहेगा ना। तो आप डायरेक्टली देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ये समझे आप? और M1 हो गया, और T, अच्छा M1 नहीं हुआ, ये +2 पर जाके क्या होगा? -2, तो 1 - 2 हो जाएगा, और T -2। तो फाइनली आप जब करेंगे तो कितना मिलेगा? L3 M -1 और T -2।
ये आया इसका क्या, डायमेंशन। क्या आया, डायमेंशन। तो तीसरा नियम समझ में आया किस बारे में बात कर रहे हैं। अब अगला देखिए, इफ द करेक्ट इक्वेशन contains some more terms of same dimension. क्या, if the correct equation contains some more terms of same dimension, it is not possible to know about their presence using dimensional analysis. मतलब लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला है आपका, पहला याद है फिजिकल अपना इक्वेशन को हम लोग चेक कर रहे थे कि बरोबर है या नहीं, फॉर्मूला बरोबर है या नहीं। तो इसमें क्या लिखा होगा, ज्यादा टर्म्स अगर किसी फॉर्मूला में प्रेजेंट है जिनका डायमेंशन क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो कुछ ऐसे टर्म हो सकते हैं जिनका प्रेजेंस का मुझे आइडिया नहीं होगा। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है देखिए, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, जो कि डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि इसका फॉर्मूला यही रहेगा। चौथा में क्या बोल रहा है, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या है, हाफ at स्क्वायर। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक और बात आता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो एक इसके अंदर खामी है कि जो पहला वाला एप्लीकेशन था, याद है आप लोगों को, पहला वाला एप्लीकेशन क्या था कि फिजिकल इक्वेशन को हम लोग चेक कर रहे हैं कि बरोबर है या नहीं है। तो अब इसके हिसाब से तो ये दोनों बरोबर है, मतलब ये फॉर्मूला हो गया सर, नहीं, ये फॉर्मूला नहीं हुआ, ये फॉर्मूला करेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि अगर दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है मतलब इसका फॉर्मूला ही है, वो इसका कहने का मतलब। क्लियर हुआ। तो ये चारों जो डायमेंशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लिमिटेशन, समझ में आएगी क्या बात। एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। क्लियर, कुछ डाउट, कुछ पूछना है, पक्का।